नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज 10 लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी और छोटी खबरों की, जिसमें मुख्य तौर पर बात होगी कुवैत में हुए दर्दनाक अग्निकांड को लेकर के कि वहां पर आखिर कितने भारतीयों की मौत अभी तक हो चुकी है, कितनों का इलाज चल रहा है और उसको लेकर ताजा अपडेट वहां से लेंगे। लेकिन साथ ही इसके अलावा नजर रहेगी अन्य खबरों पर भी, जिसमें G7 के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रवाना होंगे इटली के लिए, उस पर भी हम बात करेंगे। और साथ ही बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर इस वक्त इन दिनों दिल्ली की अगर हम बात करें तो जल संकट से दिल्ली जूझ रही है और इस जल संकट का समाधान कब निकलेगा, इसको लेकर भी करेंगे चर्चा। लेकिन साथ ही सबसे पहले न्यूज़ 10 में नजर डाल लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। कुवैत में हुए दर्दनाक अग्निकांड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक, मुआवजे का किया ऐलान। आज कुवैत पहुंच रहे हैं विदेश राज्य मंत्री। अब तक 40 से ज्यादा भारतीयों की मौत। G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज इटली रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई देशों के प्रमुखों के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। तीसरा कार्यकाल संभालने के बाद बतौर पीएम ये पहला विदेश दौरा। पुरी में जगन्नाथ मंदिर के सभी चारों द्वार को एक बार फिर खोला गया। मोहन मांझी सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में निभाया बड़ा वादा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने की पूजा अर्चना। कोविड काल से बंद थे 3 दरवाजे। अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू आज तीसरी बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई गणमान्य होंगे समारोह में शामिल। जम्मू कश्मीर के डोडा में 4 आतंकवादियों के स्केच जारी कर 5-5 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा। सूचना देने वाले की गुप्त रखी जाएगी पहचान। दिल्ली में जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई। टैंकर माफिया पर एक्शन और पानी की बर्बादी रोकने जैसे विषयों पर दिल्ली सरकार से मांगा गया है जवाब। पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और झारखंड समेत बंगाल के ज्यादातर इलाकों में भीषण गर्मी और लू की तपिश। अगले 4 से 5 दिन तक राहत मिलने के कोई आसार नहीं। और खेल की खबरों में T20 वर्ल्ड कप में भारत ने लगाई जीत की हैट्रिक। अमेरिका को 7 विकेट से मात देकर सुपर 8 में बनाई अपनी जगह। जश्न में डूबे क्रिकेट प्रेमी। और हेडलाइंस के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जिसमें बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुवैत में हुए दर्दनाक हादसे के साथ। दरअसल आग लगने के इस दर्दनाक हादसे में अब तक 49 लोगों की मौत हो चुकी है और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। मरने वालों में 42 भारतीय भी शामिल हैं। अग्निकांड में मरने वाले ज्यादातर लोग केरल और तमिलनाडु के हैं। हादसे की खबर के बाद दोनों राज्यों के परिवारों में गम का माहौल है। आपको बता दें कि इस भवन में लगभग 195 मजदूर रहते थे, जिसका स्वामित्व मलयाली व्यवसायी केजी अब्राहम के नेतृत्व वाली कंपनी के पास है। कुवैत में भारतीय दूतावास ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। कुवैत में भारत के राजदूत आदर्श स्वाइका ने मुबारक अल कबीर अस्पताल, फरवानिया अस्पताल का दौरा कर घायल श्रमिकों से मुलाकात की और दुर्घटना स्थल का निरीक्षण भी किया है। भारतीय दूतावास कुवैती कानून प्रवर्तन, अग्निशमन सेवाओं और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत में हुई इस घटना से संबंधित स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक भी की है। पीएम ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कुवैत शहर में आग लगने की घटना दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। कुवैत में भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और पीड़ितों की सहायता के लिए वहां के अधिकारियों के साथ काम कर रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री राहत कोष में मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की भी घोषणा की गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन आज सुबह कुवैत के लिए रवाना हो चुके हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्होंने कुवैत की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि प्रधानमंत्री सहित सभी बहुत चिंतित हैं। विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि वो कुवैत पहुंचते ही वहां की स्थिति के बारे में सरकार को
सूचित करेंगे और जैसे ही शवों की पहचान हो जाएगी, पार्थिव शरीर को वायुसेना के प्लेन से भारत लाया जाएगा और उनके परिवारों को सौंपा जाएगा। See, we had a meeting last night with the Honorable Prime Minister, and that's the last update we have about this very sad tragedy. And the rest of the situation will be cleared the moment we reach there. The situation is that the victims are mostly burn victims, and some of the bodies have been charred beyond recognition. So a DNA test is underway to identify the victims, and Air Force plane is on the ready. And as soon as the bodies are identified, their kin will be informed, and our Air Force plane will bring the bodies back. The latest figures that we had last night, the casualty figures are around 48, 49, out of which 42 or 43 are believed to be our countrymen Indians. तो जिस तरीके से ये पूरा दर्दनाक हादसा सामने आया, इसको लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस हादसे के बाद में अब नजर बनाए हुए हैं और जहां तक ये देखा जाए तो कीर्तिवर्धन भी आज वहां पर पहुंच जाएंगे और ताज़ा अपडेट उनके जरिए भी मिलती रहेगी। लेकिन साथ ही इस पूरे खबर को लेकर जो दर्दनाक हादसा सामने आया, इसको लेकर अपने संवाददाता से भी हम ताज़ा अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले अन्य खबरों का भी रुख कर लेते हैं। लगातार तीसरी बार देश की बागडोर संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने आधिकारिक दौरे पर इटली के लिए रवाना होंगे। यहां अपुलिया प्रांत में 15 जून तक G7 शिखर सम्मेलन हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी यहां पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी G7 पार्टनर देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भी द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी G7 सम्मेलन में ग्लोबल साउथ, विकास और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर अपनी बात रख सकते हैं। और इटली में आयोजित होने वाले इस 50वें G7 शिखर सम्मेलन पर देखिए हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह की इटली से एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अपने एक दिवसीय इटली दौरे पे यहां बोर्गो इग्नाजिया पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के आमंत्रण पर यहां आ रहे हैं 50वें G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने। ये पहली बार नहीं है कि भारत इस शिखर सम्मेलन में शिरकत कर रहा है। हालांकि भारत G7 समूह का हिस्सा नहीं है, पर भारत को पार्टनर देश की हैसियत से यहाँ पर निमंत्रण दिया जाता है। 11वीं बार भारत इस सम्मेलन में शिरकत करेगा और प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये लगातार 5वीं कंसेक्यूटिव अटेंडेंस होगी। प्रधानमंत्री G7 के एक आउटरीच सेशन को संबोधित करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें आगे की रणनीति और दोनों देशों के बीच में सहयोग को कैसे बढ़ावा दिया जाए उस पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री G7 के और नेताओं से और पार्टनर कंट्रीज़ के और नेताओं से भी द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। जहां G7 का एजेंडा काफ़ी वाइड रेंजिंग है, जिसमें जो यूक्रेन रशिया के में चल रहा संघर्ष, उधर हमास और इजराइल के बीच में चल रहा संघर्ष, जल परिवर्तन, विकास जैसे मुद्दों पर बातचीत होगी। पर यूक्रेन रशिया के बीच जो संकट चल रहा है वो इस पूरी समिट को, इस सम्मेलन को ओवरशैडो कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी यहाँ होंगे। जब वो G7 नेताओं को संबोधित करेंगे, वो ज़रूर गुहार लगाएंगे कि वेस्ट और G7 रशिया के खिलाफ चल रहे उनके युद्ध को और मजबूती देने के लिए ज़्यादा पैसा और हथियार दे। कैमरामैन शैलेंद्र चौहान के साथ अमृतपाल सिंह, DD न्यूज़, अपुलिया, इटली। और न्यूज़ 10 में अब रुख अगली खबर का, जहां आपको बता दें कि आज से श्री जगन्नाथ मंदिर के सभी चारों द्वार फिर से आम जनता के लिए खुल गए हैं। आज सुबह ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, पुरी के सांसद संबित पात्रा, बालासोर के सांसद प्रताप चंद्र सारंगी समेत अपने तमाम मंत्रियों के साथ पुरी के जगन्नाथ मंदिर में उन्होंने पूजा की। कल शपथ ग्रहण के बाद ओडिशा सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में मंदिर के चारों गेटों को श्रद्धालुओं के लिए खोलने का अहम फैसला लिया गया था। दरअसल कोविड काल के बाद से ही पुरी के मंदिर में भक्तों को केवल मुख्य द्वार से प्रवेश करने की अनुमति थी, बाकी के 3 द्वार तब से ही बंद थे। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस अवसर पर कहा कि कल कैबिनेट की मीटिंग में जगन्नाथ मंदिर के 4 द्वारों को खोलने के लिए हमने प्रस्ताव रखा था और वो प्रस्ताव पारित हुआ।
कैबिनेट मीटिंग के प्रस्ताव में जैसे महाप्रभु जगन्नाथ की जो 4 द्वार है वो बंद था, इसलिए 4 द्वार को खोलने के लिए वो प्रस्ताव हमने रखे थे। प्रस्ताव भी पारित हुआ। महाप्रभु जगन्नाथ की सुरक्षा, रक्षणाबेक्षण और उनके जो डेवलपमेंट का जो काम भी और जो तत्कालीन परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार ने एक कॉर्पस फंड वो कैबिनेट में प्रस्ताव 2 नंबर पर हमने प्रस्ताव रखे, निष्पत्ति भी लिए। अगला जो बजट आएगा उसमें से हम कॉर्पस फंड 500 करोड़ का बजट में रखते हुए उसका मैनेजमेंट के लिए निश्चित रूप से जल्द हम व्यवस्था करेंगे। और न्यूज़ 10 में खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज़। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। कुवैत में हुए भीषण हादसे पर हम लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं इस वक्त हमारी संवाददाता मेघना। मेघना, जिस तरीके से देखा जाए तो इस हादसे के बाद में अब लगातार सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर किसकी लापरवाही थी जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। बिल्कुल, अगर हम देखें तो इस मुद्दे पर कुवैत के एमिर ने भी इस बात को कहा है कि जो भी लोग इसमें संलिप्त पाए जाएंगे, जिन भी लोगों की इसमें जिम्मेदारी तय की जाएगी, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ये कहना है उनका। जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं, मिनिस्टर्स भी इस पूरे मामले को देख रहे हैं, कुवैत के एमिर भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। कल ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने कुवैती समकक्ष के साथ बातचीत की थी कॉल पर, और उन्होंने भी इस बात को कहा था कि जो भी इस मामले में रिस्पॉन्सिबल करार दिए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जैनिटर जो था उस बिल्डिंग का, उसे भी पूछताछ के लिए ले जाया गया है। जो ओनर है उसे भी पकड़ा गया है, उसे भी पूछताछ की जाएगी, एक्शन होगा सभी के खिलाफ। लेकिन इस मुद्दे के बाद अगर देखें तो जो पूरा प्रशासन है वो जागता हुआ नजर आ रहा है। कई जगहों पर, जो कुवैती मीडिया के रिपोर्ट्स के अनुसार कृतिका अगर देखें तो कई जगहों पर क्रैकडाउन चल रहा है, एक तरीके की चेकिंग चल रही है जिससे पता चले कि कहां कहां रूल्स वायलेट हो रहे थे, किन परिस्थितियों में इन वर्कर्स को रखा जाता है, किस तरीके से ओवरक्राउडिंग की जाती है, जितनी संख्या परमिसिबल है उससे भी ज्यादा संख्या में लोग एक एक जगह पर रह रहे हैं, एक लेबर कैंप में रह रहे हैं। तो वो एक चीज है जो अब वहां पर चेक की जा रही है, उसे इंश्योर किया जा रहा है कि ऐसे वायलेशंस ना हो। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अब क्योंकि विदेश राज्य मंत्री अपने रास्ते में है, वो कुवैत पहुंचने ही वाले हैं। वो आज जल्दी सुबह निकले थे कुवैत के लिए। कीर्तिवर्धन सिंह, उन्होंने कल एक मीटिंग अटेंड की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत की इस फायर ट्रेजेडी पर एक मीटिंग की अध्यक्षता की थी। उसके बाद आज सुबह वो निकले हैं। उनके अहम अगर हम देखें तो उनके जाते ही 3 अहम कार्य हैं जिनको उन्हें ओवरसी करना पड़ेगा। पहला, जो मृतदेह है, जिन लोगों का जो जल गया है, उसकी शिनाख्त कैसे हो और उनसे वापस भारत कैसे लाया जाए। दूसरा अहम है कि जो लोग तकरीबन 30 से 40 लोग, 50 लोग के आसपास इंजर्ड बताए जा रहे हैं, जो कि अलग अलग सरकारी अस्पतालों में भर्ती हैं, उनको कोई असिस्टेंस चाहिए, किस तरीके से उन्हें सपोर्ट किया जाए। और तीसरा सबसे अगर हम देखें तो अहम कार्य यह है कि जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो उनके खिलाफ और उन्हें सजा मिले, ये इंश्योर करना। तो ये 3 अहम कार्य हैं जो अभी सामने नजर आ रहे हैं, जिनमें सबसे पहला है कि किस तरीके से जो लोग इस इंसिडेंट में अपनी जान गंवा चुके हैं उनके मृतदेह को किस तरीके से वापस भारत लाया जाए। बिल्कुल, इस पर तो खैर बात रहेगी ही, लेकिन मेघना अगर देखा जाए तो जो लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है, फिलहाल उनकी क्या कुछ ताज़ा हालात को लेकर के अपडेट मिल पा रही है? क्या ज्यादा गंभीर घायल हुए हैं वो लोग?
देखिए, ऐसा बताया जा रहा है कि तकरीबन 50 लोग घायल हुए हैं कृतिका, जिसमें से कल जो एम्बेसी ने ट्वीट के माध्यम से बताया था, एक पोस्ट किया था एक्स पर, जिसमें बताया था कि 30 के आसपास लोग हैं जो एडमिट हैं। लेकिन जो कुवैत की मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके अनुसार अगर देखें तो काफी मात्रा में लोग एडमिट हैं, तकरीबन 50 के आसपास लोग घायल हुए थे, लेकिन उसमें से तकरीबन 8 से 10 लोग आईसीयू में भर्ती हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि सभी की हालत स्टेबल है, कुछ को गंभीर रूप से कुछ लोग जल गए हैं, लेकिन फिर भी जो लोग भी एडमिट हुए हैं, जो लोग भी भर्ती हैं, वो सभी स्टेबल हैं, तो ऐसा बताया जा रहा है। अब और ज्यादा जानकारी धीरे धीरे मिलेगी जैसे ही, और अगर हम देखें तो असिस्टेंस किस तरीके की दी जा रही है, मेडिक्स पैरामेडिक्स सबको वहां पर अलर्ट पे रखा गया है, फॉरेंसिक की टीम भी काम कर रही है वहां पर। उसके साथ ही अगर हम देखें तो स्पेशल टीम को भी रखा गया है जो बर्न्स में डील करती है। तो इन सभी चीजों को मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हम देख सकते हैं कि वहां पर कार्रवाई बड़ी चुस्ती से हो रही है। उसके साथ ही अगर देखें तो कुवैत के कई अखबारों ने इस बात को कहा है कि कुवैत के इतिहास में इतना बड़ा बिल्डिंग फायर कभी नहीं हुआ है। ये वन ऑफ द वर्स्ट बिल्डिंग फायर्स में से गिना जाएगा, जिसने इतने ज्यादा मात्रा में लोगों की जान ले ली और इतने लोगों को घायल कर दिया है। जी, अब मेघना, आखिर ये आग लगी किस वजह थी? इसके कुछ कारण अभी तक सामने आ पाए हैं? अगर अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार से हम एक एनालिसिस करें कृतिका, तो इसमें ये चीज पता चल रही है कि फर्स्ट फ्लोर पर किचन था, जिसको रेस्टोरेंट के टाइप पे यूज किया जा रहा था, खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। फायर वहां से ओरिजिनेट हुआ है। अब ये शॉर्ट सर्किट से हुआ है या किस तरीके से लगी है ये आग, ये पूरी तरीके से एसरटेन करना पड़ेगा ऑफिशियली जब बाहर आएगा। लेकिन ये सामने आ रहा है, और वहां आग लगने के बाद कई गैस सिलेंडर्स वहां पे पड़े थे, जिन्होंने इस आग को और भयावह बना दिया। विजुअल्स में हम देख रहे हैं कई जगहों पे जो विजुअल्स हैं उस इंसिडेंट साइट के, वहां पर ये दिख रहा है कि कई गैस सिलेंडर्स पड़े हुए हैं, तकरीबन 8-10 गैस सिलेंडर्स नजर आ रहे हैं उस जगह पे, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस आग को और भयावह बनाने में इन गैस सिलेंडर्स का हाथ था। तो ये साफ तौर पर नजर आ रहा है, और ये भी बताया जा रहा है कि कई लोग जो है वो जल के मरे हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो इस धुएं को इनहेल करने से मरे हैं। ये सुबह सुबह की घटना है, तो इससे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि तभी लोग घर पर होंगे, कोई बाहर काम पर नहीं गया होगा जो इस आग से बच पाते। सुबह सुबह जब सोए हुए होंगे लोग, तभी ये आग लगी है, और इतनी भीषण हो गई कि लोगों को बचने का भी मौका नहीं मिल पाया। हालांकि आसपास की जो प्रत्यक्षदर्शी है वो बता रहे हैं कि हमने कुछ लोगों को बचाने में सहायता की है, कुछ लोग कंबल ओढ़कर ही खिड़की से कूद गए। तो ऐसे कई प्रत्यक्षदर्शी अपने अकाउंट्स बता रहे हैं, लेकिन इस बात का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है क्योंकि ये सुबह सुबह हुआ, ज्यादा लोग इसमें चपेट में आ गए, और उसके बाद उनको बचने का भी मौका नहीं मिल पाया क्योंकि आग इतनी भीषण हो। जी, अब मेघना, जिस तरीके से जानकारी मिली है कि कुल करीब 49 लोग हैं जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है, जिसमें से 42 भारतीय हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो किस देश से ताल्लुक रखते थे? इसके बारे में और जानकारी अभी हमें नहीं मिल पाई है कि किन किन देशों से लोग हैं, लेकिन एक बात बेशक है कृतिका कि जो सबसे बड़ी एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी अगर हम कहें तो कुवैत में भारतीयों की है। 20% है हम कुवैत की जनसंख्या के, और 30% अगर देखें लगभग, तो हम वर्कफोर्स के 30% हिस्सा है भारतीय लोग, और उसमें से भी सबसे बड़ा जो पोर्शन अगर हम कहें तो वो स्किल्ड, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स का है। सबसे बड़ी संख्या में वहां पर लोग हैं, और जो लोग घायल हुए हैं, जो लोगों की डेथ भी हुई है, उनमें मैक्सिमम लोग जो बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के अनुसार वो साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु, केरला जैसे स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो इसीलिए भी एक हेल्पलाइन वहां पर एम्बेसी ने शुरू की है, ताकि जो लोग अपने परिजनों के लिए चिंतित हैं वो पता कर सके कि उनकी क्या स्थिति है, क्या वो अस्पताल में एडमिट है, क्या वो इस मामले में, इस इंसिडेंट में अपनी जान गंवा चुके हैं, क्या परिस्थिति है। इसके लिए व्हाट्सएप और कॉल्स के माध्यम से एम्बेसी भी लगातार रिप्लाई कर रही है, रिस्पॉन्ड कर रही है, जितने भी लोग चिंतित हैं अपने परिजनों के लिए, जो इस हादसे का शिकार हुए हैं या इस हादसे में घायल हुए हैं, उसके बारे में भी पूरी जानकारी एम्बेसी देने की कोशिश कर रही है। जी, मेघना, इस हादसे के बाद में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस हादसे को लेकर के अपनी नजर लगातार बनाए हुए हैं, और कल एक बैठक भी की गई, और उस बैठक में ही निर्देश दिए गए कीर्तिवर्धन को, विदेश राज्य मंत्री जो है, कि आप वहां कुवैत जाइए और वहां पर जो ताज़ा अपडेट है उनकी जानकारी दीजिए। तो अब से कुछ देर में वो भी वहां पहुंच जाएंगे। किस तरीके की ताज़ा अपडेट फिलहाल मिल पा रही है? कितना और वक्त जब वो वहां पर पहुंचेंगे?
जो जिस तरीके से आकलन लगा पाए, अगर हम देखें कृतिका, तो सुबह सुबह वो निकले हैं, इसका मतलब है अब वो कुछ ही देर में कुवैत पहुंच जाएंगे। सबसे अहम बात ये भी है यहाँ पर कि जो जिस तरीके से भारत सरकार ने इस पूरे मामले को गेज किया कि ये बहुत बड़ा मामला होता जा रहा है और यहाँ पर और ज्यादा असिस्टेंस की आवश्यकता होगी और ज्यादा इस पूरे मामले पर नजर रखे रहने की आवश्यकता होगी, जिस कारण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल आंध्र और उड़ीसा की यात्रा से जैसे ही वापस आए हैं, उन्होंने एक मीटिंग की अध्यक्षता की। उन्होंने पूरी तरीके से ये इंश्योर किया कि अगर हम देखें तो उन्होंने वापस दिल्ली आते ही अध्यक्षता की इस मीटिंग की। उनको बताया भी गया कि ये कौन सा लोकेशन है, पर्शियन गल्फ के पास है, इस जगह पर यहाँ पर आग लगी है, कितने लोग इसमें घायल हुए हैं, क्या परिस्थिति है वहां पे, किस किस्म की असिस्टेंस दी जा रही है, क्योंकि सब लोग एक अस्पताल में नहीं है, अलग अलग अस्पतालों में अलग अलग लोगों को रखा गया है। उनके जो परिस्थिति है उसकी गंभीरता के हिसाब से भी अलग अलग जगह पे लोगों को रखा गया है। तो ये बेशक यहाँ पर देखा जा रहा है कि भारत सरकार ने इस मामले को जल्दी गेज किया है, इस पर मीटिंग भी की है और अब इंश्योर किया जाएगा कि आगे के जो प्रोसीजर है उसमें कुवैती अधिकारियों के साथ, कुवैती एडमिनिस्ट्रेशन के साथ समन्वय बनाकर आगे की जो कार्रवाई है वो की जाए। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेघना, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। आप लगातार इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा और इसी के साथ चलिए न्यूज़ 10 में अब आगे बढ़ते हैं और अन्य खबरों का भी रुख कर लेते हैं, जहां जम्मू कश्मीर के डोडा में हुए आतंकी मुठभेड़ के बाद में डोडा पुलिस ने 4 आतंकवादियों का स्केच जारी किया है। प्रत्येक आतंकवादी की जानकारी देने पर 5 लाख रुपए नकद इनाम की घोषणा की गई है। पुलिस की तरफ से बताया गया कि आतंकियों के भद्रवाह, थातरी और गंधोह के ऊपरी इलाकों में होने और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की सूचना मिली है। इसे लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस ने आम जनता से कुछ नंबरों की सूची जारी करके इन आतंकवादियों की उपस्थिति या फिर गतिविधि के बारे में जानकारी देने की भी अपील की है और साथ ही ये भी कहा गया है कि सूचना देने वालों की पहचान जो है उसे गुप्त रखा जाएगा। तो स्क्रीन पर आपको ये 3 नंबर हम दिखा रहे हैं जिसके जरिए आप जानकारी दे सकते हैं और जो भी व्यक्ति जानकारी देगा उसकी जो पहचान है उसे गुप्त रखा जाएगा। आतंकवादियों के जो स्केच है वो इस वक्त जारी किए गए हैं। वहीं डोडा में हुए इस आतंकी हमले के बाद में सुरक्षा बलों द्वारा कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फिलहाल डोडा जिले के गंधोह के कोटा टॉप इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। इसके साथ ही अलग अलग नाकों पर लगातार गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और इलाके को अलर्ट पर भी रखा गया है। और वहीं उत्तरी कश्मीर के सीमावर्ती जिले कुपवाड़ा में एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। आतंकवादी अमरनाथ यात्रा के दौरान इन हथियारों का उपयोग करने की योजना बना रहे थे। कश्मीर फ्रंटियर के प्रवक्ता ने बताया कि बीएसएफ को मिले इनपुट से ये पता चला कि ओजीडब्ल्यू द्वारा हथियार, गोला बारूद को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है। इसके बाद बीएसएफ, सेना और जेकेपी ने रेड्डी चौकीवल बाजार में एक ज्वाइंट नाका स्थापित किया। तलाशी के दौरान ओजीडब्ल्यू शब्बीर अहमद निवासी गुजर बस्ती कुपवाड़ा को पकड़ा गया और उसके कब्जे से 1 पिस्तौल, 1 मैगजीन, 10 पिस्तौल की गोलियां, 4 हैंड ग्रेनेड और 2 आईईडी बरामद किए गए हैं। बीएसएफ द्वारा चलाए गए इस ऑपरेशन ने पाक अधिकृत कश्मीर के आतंकवादी समूहों के नापाक मंसूबों को बड़ा झटका दिया, जो हमेशा कश्मीर घाटी में शांति को भंग करने की कोशिश करते रहते हैं। और न्यूज़ 10 में आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जो इन दिनों जल समस्या से जूझ रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली के जल संकट पर एक बार फिर से सुनवाई होने वाली है और इससे पहले बीते कल अदालत ने दिल्ली सरकार से पूछा था कि क्या टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई, किसी प्रकार की कार्रवाई की गई है, क्या टैंकर माफिया पर कोई एफआईआर अभी तक दर्ज हुई है, क्या दिल्ली सरकार ने पानी की बर्बादी रोकने के लिए कुछ एक्शन लिया है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि अगर सरकार टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है तो हम दिल्ली पुलिस से उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहेंगे। वहीं दिल्ली सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर कहा है कि टैंकर माफिया दिल्ली की सीमा से लगे हरियाणा के इलाके से पानी चोरी कर रहे हैं। इलाका दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसलिए हरियाणा सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे दिल्ली से हमारे संवाददाता मुकुल शर्मा और चंडीगढ़ से हमारी संवाददाता आकांक्षा सक्सेना। मुकुल, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे दिल्ली की ताज़ा अपडेट, ताज़ा हालात जो हैं उसको लेकर के, क्योंकि फिलहाल पानी का संकट से दिल्ली इन दिनों लगातार जूझ रही है। क्या इसका कोई समाधान अभी तक निकल पाया है, क्या उम्मीद की जाए?
बिल्कुल कृतिका, देखिए जो संकट है वो हम कह सकते हैं अभी भी बना हुआ है, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि अगले 2 से 3 दिन में ये जो संकट है और गहरा सकता है। और वहीं दिल्ली सरकार की अगर बात की जाए तो अब ये अक्सर देखा गया कि जब जब समस्या आती है तो उसका ठीकरा पड़ोसी राज्यों पर फोड़ दिया जाता है। इस बार भी हम देख रहे हैं, क्योंकि करीब 1 जून से लेकर 7 जून तक की भी अगर बात की जाए तो हरियाणा की तरफ से लगातार करीब 850 क्यूसेक पानी औसतन जो है उससे ज़्यादा भी छोड़ा गया है, वो लगातार छोड़ा गया। लेकिन बावजूद इसके यही कहा गया कि जो पानी है उसकी कमी की गई है। और वहीं इवन अगर बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को भी इस पर खिंचाई की थी कि आपने जब पानी देने की बात कही थी वो पानी पहुंचा क्यों नहीं। और इससे पहले भी हमने देखा है कि जिस तरीके से लगातार जो दिल्ली सरकार है बस अपना बचाव करती हुई नजर आती है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा फटकार में ये कहा था कि आपने अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया है। लेकिन खासतौर से जब एक्शन की हम बात कर रहे हैं तो कोई बड़ा एक्शन अभी तक देखा नहीं गया है। लेकिन सिर्फ दिल्ली सरकार ये स्थिति अपनी दिखा रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और ये अब से पहले की भी स्थिति रही है दिल्ली सरकार की। दिल्ली सरकार में जल मंत्री हैं आतिशी, जो कि हमने देखा था QRT की बात की जाए या जिस तरीके से उन्होंने राज्यपाल को ये बात कही थी, एक शिकायत पत्र के माध्यम से भी उन्होंने बात कही थी कि एक जांच समिति का गठन किया जाए जो पुलिस की देखरेख में हो। तो कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार हाथ खड़े करते हुए नजर आ रही है कि शायद अब हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि अगर आप नहीं कर सकते हैं तो फिर दिल्ली पुलिस जो है वो कार्रवाई करेगी, वो उन पर मुकदमा दर्ज करेगी जो खासतौर से माफिया हैं उन पर। लेकिन अभी तक ये स्थिति अगर बात की जाए, क्योंकि एक बार फिर से जो दिल्ली सरकार है वो पड़ोसी राज्य हरियाणा पे ठीकरा फोड़ रही है कि जो माफिया हैं वो हरियाणा राज्य से पानी को चुराते हैं। लेकिन जो दिल्ली की स्थिति है उस पर एक तरीके से हम कह सकते हैं सिर्फ अपने ही छवि का बचाव करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक है मुकुल, आपके पास वापस आएंगे। इस वक्त आकांक्षा भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। आकांक्षा, अगर बात की जाए तो लगातार जो ठीकरा है वो पूरा फोड़ा जा रहा है हरियाणा सरकार पर कि हरियाणा की तरफ से पानी नहीं दिया जा रहा। लेकिन वही हरियाणा का ये कहना है कि जितने पानी के हमें देना चाहिए उतना हम दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप काम नहीं चला पा रहे हैं तो अपना जो पानी जल संसाधन है उन पर आप ध्यान दीजिए। जी बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल है कि अगर पानी और बिजली ऐसी चीजें होती हैं कि जिनका अगर प्रबंधन ना किया जाए, जिनके लिए अगर प्रॉपर यूसेज ना की जाए तो वो चीजें ऐसी हैं जो कि आप उनके लिए उसका कुछ भी नहीं हो सकता है। तो अगर पानी कहीं से भी ज्यादा भी आएगा, सरप्लस भी आएगा, जो कि मैंने आपको बताया कि सिंचाई मंत्री हरियाणा के जो है उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि हिमाचल से कोई पानी नहीं आ रहा है। दूसरी बात ये कि जो पानी हम लोग छोड़ रहे हैं वो जितना जरूरत है उससे ज्यादा छोड़ रहे हैं। वो पानी कहाँ जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है, जो अभी तक हमने रिपोर्ट्स देखी, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि टैंकर माफिया है या पानी जो है कहीं ना कहीं जो है पिलफरेज हो रही है, तो उसको चेक करना तो दिल्ली सरकार का ही काम है। बहुत आसान है ये कहना कि हरियाणा की सीमा में ये सब कुछ हो रहा है। हरियाणा की सीमा से वो आपकी दिल्ली की सीमा में ही जा रहा है। कहीं ना कहीं आप उस पर चेक रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते? अगर आप सिर्फ अपने पड़ोसी देशों पड़ोसी स्टेट्स के ऊपर ही आप वो डालते रहेंगे कि पानी जो है वो नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, पर जितना पानी आ रहा है क्या आपने उसका भी प्रबंधन करा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जो कि ये सवाल जो है ना सिर्फ हरियाणा सरकार उठा रही है बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आपको अपना प्रबंधन देखना पड़ेगा। बिल्कुल जी। मुकुल, आपके पास आना चाहेंगे। इससे पहले अगर देखा जाए तो दिल्ली वासियों पर जब भी कोई मुसीबत आई, फिर चाहे वो प्रदूषण की समस्या हो या फिर वो बाढ़ की समस्या हो या फिर जल संकट हो, इन तमाम चीज़ों के हमने देखे हैं कि पूरा दिल्ली सरकार जो है पूरा ठीकरा पड़ोसी राज्यों पर फोड़ती हुई नजर आती है। और ये पहली बार नहीं है, हर बार का यही मामला है। तो क्या इससे दिल्ली वासियों को राहत मिल पाएगी? बिल्कुल कृतिका, देखिए चाहे प्रदूषण की बात हम करें या जो जल संकट बना हुआ है, जैसा आपने कहा कि लगातार दूसरे राज्य जो है उन पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है। और ये ठीकरा दूसरे राज्य वहाँ भी जहाँ अगर सरकार उनकी होती, क्योंकि पंजाब में हमने देखा था जब आम आदमी पार्टी की सरकार है तो वहाँ पे किस तरीके से बचाव किया जाता था उसका। लेकिन हरियाणा की बात की जाए तो लगातार यही बात कही जाती है कि जो पानी है वो पूरी तरीके से नहीं छोड़ा गया है। और खासतौर से जो दिल्ली वासी हैं जिन्होंने सुम्बीर के साथ शायद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को चुना था कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनको मिल पाएंगी, बिजली जो है वो उनको पर्याप्त मिलेगी या जो पानी की सुविधा है वो मिलेगी। क्योंकि एक तरफ तो केंद्र सरकार है जो लगातार जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहाँ पर हर घर नल से जल पहुँचा रही है, लेकिन यहाँ राजधानी दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं उनके घरों तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है। और ये कहीं ना कहीं सरकार की मिलीभगत कहिए, क्योंकि सरकार दिल्ली जल बोर्ड पर ठीकरा फोड़ती है कि उनकी मिलीभगत है टैंकर माफियाओं के साथ। लेकिन दिल्ली वासी जो हैं, आम जनता जो है वो यही जानना चाहती है क्या उनको टैंकर के जरिए ही पानी नसीब हो पाएगा या नहीं, क्योंकि उसके लिए भी उन्हें खर्च करना पड़ता है। और बावजूद उसके जो पानी उनको चाहिए, जो कि आवश्यकता है हमारी रोजाना की, वो उनको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती। जी
ठीक है मुकुल, आपके पास वापस आएंगे। आकांक्षा लगातार बनी हुई है। आकांक्षा, अगर देखा जाए तो आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर दिल्ली वासियों को कितना पानी हर बार दिया जाता था और इस वक्त कितना पानी दिया जा रहा है? 1050 क्यूसेक वाटर जो है, पानी जो है वो दिल्ली में आता है हरियाणा की तरफ से। और जहां तक हमने जो पता करा है इरिगेशन डिपार्टमेंट से, तो उन्होंने कहा है कि हम लोग इससे ज्यादा ही पानी छोड़ रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि पानी कम छोड़ा गया है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि आरोप प्रत्यारोप तो बहुत लगते जा रहे हैं हरियाणा सरकार के ऊपर, पर अगर एक बात देखी जाए तो SYL कनाल जो है, जो कि पंजाब पानी अगर हरियाणा को दे देता है तो हरियाणा के पास भी बहुत सरप्लस पानी हो जाएगा, जिसका 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है पंजाब को। उन्होंने ये भी कहा है कि आप पानी दीजिए, पर पंजाब उसके ऊपर कुछ नहीं कर रहा। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, तो क्यों ना इस तरीके का प्रबंधन कर लिया जाता है। क्यों ना पंजाब का जो पानी है SYL के थ्रू अगर हरियाणा में आ जाता है। कल सिंचाई मंत्री ने यही बात कही, उन्होंने कहा कि SYL जो है अगर उसका पानी आ जाता है, हाथी बुठाना का पानी आ जाता है, तो हमारे पास भी बहुत पानी होगा। क्योंकि आप देखेंगे कि दक्षिण हरियाणा में भी पानी, देखिए तापमान बढ़ता जा रहा है तो पानी की कमी तो हर जगह होती है। वैसे भी एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत सारे पानी चाहिए होता है। तो इस स्थिति में जितना पानी हरियाणा अपनी तरफ से दे सकता है वो दे रहा है, पर पानी का प्रबंधन तो हरियाणा भी करता है। जब बाढ़ आती है तो बाढ़ का प्रबंधन भी करता है जी। और इस तरीके से पानी कम हो जाना, पानी आना, ये एक नेचुरल रिसोर्स है। तो इसको आप इसके ऊपर बहुत ज्यादा अंकुश नहीं लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रबंधन होना बहुत जरूरी है। अगर प्रबंधन नहीं होगा तो हरियाणा अगर सरप्लस पानी भी दे देगा, वैसे तो हरियाणा कह रहा है कि जो पानी हमने जो प्रॉमिस्ड है वो हम दे रहे हैं। उसके अलावा अगर चाहते हैं तो पंजाब अगर पानी छोड़ देगा, SYL कनाल जो है अगर उसमें छोड़ देगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह रखा है अगर वो पानी आ जाएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है कि हम वो जो कहीं से भी पानी आएगा। ठीक है, लेकिन मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो पानी का प्रबंधन, जल प्रबंधन किस तरीके से सरकार की तरफ से किया जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त लगातार बना हुआ है। फिलहाल मुकुल और आकांक्षा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है इस जल संकट को लेकर और देखना होगा कि आज जो सवाल बीते कल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछे थे, दिल्ली सरकार आज उनका किस तरीके से जवाब सुप्रीम कोर्ट में देगी। इस पर नजर हमारी लगातार बनी हुई। लेकिन फिलहाल न्यूज एट 10 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए DD न्यूज। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तेरी होने वाली मदर इन लोग कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। न्यूज एट 10 में बढ़ेंगे आगे और रुक करते हैं अगली खबर का। वरिष्ठ भाजपा नेता और तवांग जिले के मुक्तो विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित पेमा खांडू लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आज बनने जा रहे हैं। पेमा खांडू आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल KT पटनायक DK कन्वेंशन हॉल ईटानगर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। आज होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में पहले कल ईटानगर के बैंक्वेट हॉल में केंद्रीय पर्यवेक्षक सांसद रविशंकर प्रसाद और पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग की मौजूदगी में भाजपा विधायक दल की बैठक में पेमा खांडू को सर्वसम्मति से नेता चुना गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, सांसद तापिर गाव, नाबम रिबिया, वरिष्ठ भाजपा नेता चाउना मैन सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता वहां मौजूद रहे। गौरतलब है कि 60 सीटों की अरुणाचल विधानसभा में भाजपा को 46 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। और न्यूज एट 10 में अब अगली खबर का रुख करते हैं जो है गर्मी से जुड़ी हुई। दरअसल गर्मी और लू के कारण उत्तर भारत में एक बार फिर लोगों की परेशानी बढ़ गई है। गर्म हवाओं के कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों समेत गांगे, पश्चिम बिहार और झारखंड में तेज लू चलने की संभावना व्यक्त करते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में, जम्मू डिवीजन के अलग अलग हिस्सों में हीटवेव की स्थिति रहने की संभावना है। गांगे पश्चिम के पुरुलिया में अधिकतम तापमान 43.3 डिग्री सेल्सियस, झारखंड के डाल्टनगंज में 46.5 डिग्री सेल्सियस
और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के कानपुर में अधिकतम तापमान 47.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली में अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ऐसे में लोगों को गर्म हवाओं से बचने और अनावश्यक बाहर निकलने से परहेज करने के साथ साथ अधिक मात्रा में पेय पदार्थ का सेवन करने की भी सलाह दी जा रही है। और इसी को लेकर ताजा अपडेट ले लेते हैं। ताजा अपडेट लेने के लिए सीधा रुख करते हैं लखनऊ का, जहां पर हमारे सहयोगी विकास सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब विकास, अगर बात की जाए मौसम को लेकर तो गर्मी और लू से इस वक्त काफी लोग कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से अभी फिलहाल उम्मीद नहीं है कि इस गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिल सके। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। 15 तारीख तक मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, और जो अलर्ट जारी किया है आज की अगर बात करें तो आज जो रेड अलर्ट जारी किया गया है वो प्रयागराज, फतेहपुर, कानपुर देहात और समूचा बुंदेलखंड में यहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ येलो अलर्ट राजधानी लखनऊ समेत यहाँ से बस्ती, गोरखपुर तक जारी किया गया है। वहीं पश्चिम के बुलंदशहर समेत आसपास के जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो सबसे बड़ी बात है कि कल हम जिस तरीके से हमने देखा कि कानपुर की बात करें, प्रयागराज की बात करें या आगरा की बात करें, कुछ जगहों पर 47 डिग्री के पार पारा जा रहा है, तो 45 डिग्री के आसपास लगभग प्रदेश के सभी जनपदों में गर्मी हो रही है दिन में। तो कहीं न कहीं लोगों को जीना मुहाल हो रहा है, इससे लोग काफी ज्यादा परेशानी में हैं। इसके मद्देनजर प्रशासन ने तो चिकित्सा को लेकर तमाम सारी व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि ऐसे में आपको खुद अपना स्वयं बचाव करना होगा। कहीं न कहीं दिन के तापमान के साथ रात के तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है, और रात के तापमान की अगर बात करते हैं लगभग 30 से 32 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर रह रहा है। तो लोगों की दुश्वारियां बढ़ रही हैं। अभी 15 तारीख तक कहा गया है कि मौसम ऐसा ही रहेगा, मौसम विभाग ने कहा है। उसके बाद तराई रीजन में कहीं कहीं बादल की आवाजाही हो सकती है, लेकिन फिलहाल अभी मानसून यहां पर नहीं आने वाला है जल्दी। तो इसके मद्देनजर लोगों को एहतियात बरतनी होगी। मौसम विभाग जो बता रहा है उसके मद्देनजर हम देख रहे हैं कि सुबह 10 बजे से ही अगर करें तो सूरज का ताप काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ये तकरीबन 2 बजे के आसपास सबसे अपने हाई टेम्परेचर पे पहुंच जाता है। तो दुश्वारियां बढ़ी हैं। दिन में सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है। जो भी लोग निकल रहे हैं अंगछा या दुपट्टे से अपना मुंह ढककर, पूरे शरीर को ढककर ही निकल रहे हैं। जो लोग जिनको निकलना जरूरी है, लेकिन जरूरत यह है कि जितना एहतियात बरत सकते हैं, शीतल पेय आप पी सकते हैं, उसका एहतियात बरतें। अगर बाहर निकल रहे हैं घर में भी रहे, चूंकि मौसम में नमी खत्म हो जाती है तेज धूप होने के कारण। तो ऐसे में आपको विशेष एहतियात बरतने की जरूरत है। खासतौर से पानी की मात्रा शरीर में बिल्कुल न कम होने दें। जी विकास, अगर बात की जाए प्रशासन की तरफ से किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि लू की वजह से जो मरीज है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किस तरह की तैयारियां हैं अस्पतालों में? जी बिल्कुल, समस्त अस्पतालों में को ये निर्देश दिया गया है पूरे प्रदेश में कि वहां पर भी जो भी पीड़ित व्यक्ति आ रहा है, इससे प्रभावित व्यक्ति आ रहा है, उसका इलाज किया जाए। इसके साथ ही शहर में विभिन्न जगहों पर शीतल पेय की व्यवस्था की गई है कि कोई लोग आते जाते जो लोग हैं वो पानी जरूर पीते रहें। उपचार के लिए सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ORS समेत तमाम फर्स्ट एड किट उपलब्ध कराई गई, अतिरिक्त किट उपलब्ध कराई गई है। किसी भी प्रकार से अगर किसी को कोई समस्या होती है तो त्वरित उपचार के लिए अस्पताल जाए, इमरजेंसी में जाए, और बिल्कुल दवा लेने से कोई संकोच न करे। ये बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपकी ये गर्मी आपकी सेहत किसी प्रकार से कोई बिगाड़े ना। अगर बिगड़ जाती है तो उसको सुधारने के लिए प्रशासन ने समस्त जिला अधिकारी और CMOs को निर्देश दे रखे हैं कि चिकित्सा व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम रहें। ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही आप भी अपना ध्यान रखें, आप भी काफी देर से धूप में खड़े हुए हैं, आप भी अपना ध्यान रखें और पानी जरूर पिए। तो ऐसे में सभी की तरफ से ये एहतियात दिए जा रहे हैं कि इस वक्त गर्मी और लू जिस तरीके से पड़ रही है, तो अपना आप जरूर ध्यान रखें। बहुत ही ज्यादा जरूरी हो तभी अपने घरों से बाहर निकलें। तो न्यूज़ एट 10 में इसी के साथ अब अन्य खबरों का भी रुख कर लेते हैं, जहां अब खबरें हैं योग दिवस की तैयारियों से जुड़ी हुई। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हम बात कर रहे हैं, जो कि अब बेहद ही नजदीक है। 21 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर योगासन ताड़ासन का एक वीडियो जो है वो साझा किया है। ताड़ासन का नियमित अभ्यास बेहद फायदेमंद है, और इससे जहां शरीर को ज्यादा ताकत मिलती है तो वहीं संतुलन बनाना भी आसान हो जाता है। आइए देखते हैं ये वीडियो।
तो ये वीडियो साझा किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। जिस तरीके से 21 जून को लेकर पूरे देश भर में तैयारियां इस वक्त की जा रही हैं, तो ऐसे में ताड़ासन का एक ये छोटा सा वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेयर किया है। इस वीडियो के जरिए आप सीख सकते हैं कि आखिर ताड़ासन हमें कैसे करना है और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो वाकई ताड़ासन का अगर आप रोज अभ्यास करेंगे तो इससे आपके शरीर को बहुत सारे फायदे होंगे, और क्या कुछ वो फायदे वो इस वीडियो के जरिए हमने जाना। साथ ही बात करें अब मथुरा की, तो वहां पर लगाए गए योग शिविरों में लोगों ने उत्साह से प्राणायाम किया है। योग शिविर में योग गुरुओं ने प्रशिक्षण के दौरान लोगों को योग क्रियाओं की जानकारी दी। मुख्य रूप से मथुरा के डैम्पियर नगर में स्थित भगत सिंह पार्क में लोगों ने योग के आसन का सामूहिक अभ्यास किया। कहीं अनुलोम विलोम किया गया तो कहीं कपालभाति। और इस शिविर में न केवल योग के फायदे बताए गए बल्कि नियमित योग करने की अपील भी की गई है। साथ ही आपको बता दें कि मथुरा में अनेकों पार्कों में शिविर लगाए गए हैं, जहां पर लोगों ने योग करने के अपने अनुभवों को साझा करते हुए इसके फायदों के बारे में बताया और रोग मुक्त होने को लेकर योग का हमारी जिंदगी में क्या महत्व है इसके बारे में भी बात की। क्या कुछ कहना है इन तमाम लोगों का, आइए जानते हैं। योग दिवस वैसे तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं 21 जून को मना रहे हैं पिछले कुछ सालों से, उसी की श्रृंखला में आज यहाँ पे एक आयोजन किया गया है। अलग अलग स्थानों पर इसका आयोजन हो रहा है। जो मुख्य योग दिवस है वो 21 जून को देश में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जो हमारे पुरातत्व स्थान हैं या जो प्राचीन स्थान हैं वहाँ पर किया जाएगा। उसी की श्रृंखला में यहाँ एक अहम ध्यान योग किया जा रहा है। योग करने से तो बहुत फायदे हैं। आपका इंटरनल सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो मतलब सही रहते हैं और उससे कब क्या होता है, सेल्स का रीजनरेशन भी होता है। मेरी पहले कमर में बहुत पेन रहता था, डॉक्टरों ने बेड रेस्ट बता दिया था। इस योग के करने से आज मैं बिल्कुल सही हूँ, धरती पे बैठ पाती हूँ और अपना प्राणायाम करने से मुझे माइग्रेन था वो भी सही हो गया है। इससे बहुत फ़ायदे हुए, शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है। मैं योग कर रही हूँ कम से कम 20 साल से हूँ। इसी पार्कों के अंदर डायबिटीज़ है, ये कपालभाति करने से, भस्का करने से डायबिटीज़ कंट्रोल में रहती है, बहुत आराम मिलता है, शरीर भी फुर्ती में रहता है। योग से बहुत फायदे होते हैं, स्वस्थ शरीर रहता है, निरोगी काया रहती है आपकी। सबसे बेस्ट है योग करना, तो सबको करना चाहिए। तो बिल्कुल नियमित योग करने के कई सारे फायदे होते हैं और ऐसे में 21 जून को लेकर के पूरे देश में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और उसी को लेकर पूरे देश में अलग अलग जगह से इस तरह की कई सारे वीडियोस इन दिनों हमारे सामने आ रहे हैं, जहां पर लोग योग अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज़ एट 10 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 में। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं खेल जगत की खबरों की, जहां भारत ने आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 में अपनी जगह बना ली है। भारतीय टीम ने अमेरिका को 7 विकेट से हराकर प्रतियोगिता में लगातार तीसरी जीत हासिल की। अमेरिका की ओर से दिए गए 111 रनों के लक्ष्य को भारत ने 3 विकेट खोकर 19वें ओवर में हासिल कर लिया। भारत को पहला झटका विराट कोहली के रूप में लगा, जो 0 पर सौरभ नेत्रवलकर की गेंद पर आउट हुए। इसके थोड़ी ही देर बाद सौरभ नेत्रवलकर ने कप्तान रोहित शर्मा को 3 रनों पर चलता किया। भारत का तीसरा विकेट ऋषभ पंत के रूप में गिरा, जिन्हें अली खान ने 18 रनों पर बोल्ड किया। सूर्य कुमार यादव ने शिवम दुबे के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभाला और टीम को लक्ष्य तक पहुंचाया। सूर्य कुमार ने नाबाद 50 और शिवम दुबे ने नाबाद 31 रन बनाए। साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। यूएसए की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 110 रन बनाए। अमेरिका की शुरुआत खराब रही और टीम का पहला विकेट शेन जहांगीर के रूप में सामने आया, जो 0 के स्कोर पर ही अर्शदीप सिंह की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हुई। इसके थोड़ी ही देर बाद अर्शदीप सिंह ने फिर स्ट्राइक की और एंड्रेस गॉस का विकेट गिरा दिया, जो 2 के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। कप्तान एरॉन जोन्स का विकेट हार्दिक पांड्या ने लिया। पांड्या ने जोन्स को 11 के स्कोर पर चलता किया। अमेरिका की ओर से नीतीश कुमार ने सबसे ज्यादा 27 रनों की पारी खेली, तो वहीं नीतीश के अलावा स्टीवन टेलर ने 24 रन बनाए। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 9 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। और T20 विश्व कप के ग्रुप मैच में अमेरिका के खिलाफ मिली इस शानदार जीत पर भारतीय फैंस भी काफी खुश हैं। न्यूयॉर्क में हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने क्रिकेट फैंस से खास बातचीत की है। कितना उत्साह है इस क्रिकेट को लेकर, क्या आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। भारत और यूएसए का मैच जो रहा वो भारत के इनाम रहा। भारत ने सुपर 8 में अपनी जगह भी पक्की कर लिया। बात करेंगे कुछ लोगों से, यहाँ पे इंडियन फैंस है, बहुत एक्साइटेड थे, चीयर अप कर रहे थे, है ना? Go India, go USA! Both. Especially came from Delhi. दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं, देख सकते हैं। और पहले इंडिया मुंबई से। I'm the US. अच्छा, मुझे ये बताइए आप लोग कि आज का मैच एक टाइम पे लगा कि शायद गड़बड़ हो सकता है। No, ऐसा It was a tricky situation at one point, but after the third 16th over, it's stabilized. Okay. So we have more confidence. Yeah. आप बताइए, आपको मजा आया पहली बार मैच देखा? Yeah, it was a lot of fun. Yeah. At one point, I would think US would win, but the tables turned. टेबल्स टर्न हो गया, उसके बाद भारत ने ये मैच अपने नाम कर लिया। क्या पर्सन है जयशंकर के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, न्यूयॉर्क। और वहीं T20 वर्ल्ड कप के आज खेले जाने वाले मैच की अगर हम बात करें तो शेरफेन रदरफोर्ड की तूफानी अर्धशतकीय पारी के बाद अलजारी जोसेफ के 4 विकेट और गुडाकेश मोती के 3 विकेट की बदौलत वेस्टइंडीज ने आईसीसी T20 विश्व कप 2024 के 26वें मैच में आज न्यूजीलैंड को 13 रनों से शिकस्त दे दी है। इसके साथ ही वेस्टइंडीज ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया है, तो वहीं न्यूजीलैंड पर टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा भी मंडराने लगा है। ये कीवी टीम की 2 मैचों में लगातार दूसरी हार है। और चलिए न्यूज़ 10 में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नीट की परीक्षा से जुड़ी हुई खबर की। दरअसल आपको बता दें कि नीट की परीक्षा से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट इस वक्त सामने है, जहां नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ी और ग्रेस मार्क्स को चुनौती देने के मामले में 3 और याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिर से दोहराया कि काउंसलिंग पर रोक नहीं लगेगी। 8 जुलाई को पहले से लंबित याचिकाओं के साथ ही सुनवाई होगी। और अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का, जहां पापुआ न्यू गिनी में आए विनाशकारी भूस्खलन से मची तबाही को देखते हुए भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है। भारत ने पापुआ न्यू गिनी के लिए राहत और सहायता प्रदान करने के लिए $1 मिलियन $1 की तत्काल वित्तीय सहायता की घोषणा के तहत आज लगभग 19 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत आपूर्ति की एक खेप को लेकर विमान रवाना हुआ है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है। 19 टन की आपदा राहत सामग्री में 13 टन टेम्पररी शेल्टर, पानी की टंकियां, स्वच्छता किट, रेडी टू ईट फूड और 6 टन आपातकालीन उपयोग की दवाएं, डेंगू और मलेरिया डायग्नोस्टिक किट, शिशु आहार सहित चिकित्सा उपकरण इसमें शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत विदेशों में संकट के दौरान में सबसे बड़े मददगार साथी के रूप में जाना जाता है और ये पहली बार नहीं है जब भारत ने किसी देश की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है।
वहीं इराक के एरबिल में एक तेल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई और ये आग रिफाइनरी के लिक्विड डामर गोदाम में लगी। आग इतनी भीषण थी कि आग की लपटें और घना धुआं दूर से ही दिखाई दे रहा था। वहीं लगातार बढ़ती महंगाई के बीच आम आदमी के लिए राहत भरी खबर है। खुदरा महंगाई दर में बीते मई महीने में गिरावट दर्ज की गई है। महंगाई दर गिरकर 12 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने मई में खुदरा महंगाई दर घटकर 4.75% पर आ गई, जो अप्रैल 2024 में 4.83% रही थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक मई में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 8.69% रही, जो अप्रैल में 8.70% से मामूली कम है। हालांकि मई महीने में सब्जियों की कीमतें अप्रैल की तुलना में थोड़ी अधिक रही हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भी महंगाई दर में कमी आई है। ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई दर 5.43% से घटकर 5.28% और शहरी क्षेत्रों में 4.15% रही है। इस महीने की शुरुआत में आरबीआई ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक महंगाई दर 4.5% रहने का अनुमान लगाया था। आरबीआई को उम्मीद है कि आने वाले वक्त में महंगाई दर 4% के लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ खनन और बिजली क्षेत्र के अच्छे प्रदर्शन के चलते देश के वित्त वर्ष 2024-25 के पहले महीने अप्रैल में औद्योगिक उत्पादन में 5% की ग्रोथ रेट देखने को मिली, जो बीते वर्ष समान अवधि में 4.6% रहा था। एनएसओ की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन अप्रैल 2024 में 3.9% बढ़ा, जबकि एक साल पहले इसी महीने में ये 5.5% बढ़ा था। इस साल की अगर बात करें तो इस साल अप्रैल में खनन उत्पादन में 6.7% और बिजली उत्पादन में 10.2% की ग्रोथ हुई। इन दोनों क्षेत्रों में के अच्छे प्रदर्शन के कुल औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने में मदद की है। वहीं अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने भी महंगाई से जंग को जारी रखते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। ये लगातार 7वीं बार है जब फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कोई बदलाव न करते हुए उन्हें 5.25 से 5.50% के बीच स्थिर रखा है। यूएस फेड के सदस्य इस साल सिर्फ एक दरों में कटौती के पक्ष में हैं। फेड चेयरमैन जेरोम पावेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इकोनॉमिक ग्रोथ की दर अच्छी है, महंगाई घट रही है, मगर अब भी लक्ष्य से बहुत ज्यादा है। गौरतलब है कि अमेरिका में महंगाई के ताजा आंकड़े 3.3% दर्ज की गई है। My colleagues and I remain squarely focused on achieving our dual mandate goals of maximum employment and stable prices for the benefit of the American people. Our economy has made considerable progress toward both goals over the past 2 years. The labor market has come into better balance with continued strong job gains and a low unemployment rate. Inflation has eased substantially from a peak of 7% to 2.7%, but is still too high. We are strongly committed to returning inflation to our 2% goal in support of a strong economy that benefits everyone. और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ न्यूज़ 10 में इतना ही। ब्रेक के उस पर देखिए आगे की खबरें सहयोगी अजय मिश्र के साथ। नमस्कार। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे सुकून से भरा नया सवेरा। नया सवेरा के प्रायोजक हैं MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच। MDH गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। समरकूल कूलर, जो हर दिल करे कबूल। समरकूल और डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजनीति
और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर का सीधा रुख कर लेते हैं, जहां पर नीट पर केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 उम्मीदवारों का स्कोर कार्ड रद्द होगा और परीक्षा जो है उसे दोबारा से किया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर, ताजा अपडेट आपको लगातार बता रहे हैं। ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 उम्मीदवारों का जो स्कोर कार्ड है उसे रद्द किया जा रहा है और अब परीक्षा जो है वो दोबारा होगी। नीट पर केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। लगातार नीट को लेकर सवाल बन रहे हैं, तो ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला नीट पर लिया गया है। इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी विकास सारथी जुड़े। विकास, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? जी कृतिका, इसमें अभी एनटीए की मीटिंग हुई है जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि जो 1500 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उन सभी को दोबारा से परीक्षा का एक विकल्प दिया जाएगा और अगर वो लोग ये परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, ऐसे छात्र, उनको उनके जो ओरिजिनल स्कोर्स हैं उसके साथ ही उनको स्कोर कार्ड दे दिया जाएगा। यानी ग्रेस मार्क्स जो 1563 स्टूडेंट्स थे उनको नहीं मिलेंगे, ये एनटीए का निर्णय है। हालांकि इसमें जो याचिकाएं थी उसमें पूरी परीक्षा को दोबारा कराने की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन बच्चों को समय पर पेपर नहीं मिले, केवल उनको ही अधिकार है कि वो दोबारा पेपर दे सकें। बाकी जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स नहीं मिले हैं उनको उनके पुराने स्कोर कार्ड के आधार पर ही अंक मिलेंगे और मेरिट में उनको जगह मिलेगी। लेकिन ये जो 1563 स्टूडेंट्स हैं, इनके पास अब विकल्प ये है कि या तो वो अपने ओरिजिनल स्कोर कार्ड के साथ ही मेरिट लिस्ट में रहें या फिर वो दोबारा परीक्षा कराई जाएगी एनटीए की ओर से, उसमें हिस्सा लें। जी, जो छात्र है, जो 563 छात्र, उनके पास आज की तारीख में यानी कि ये माने कि 2 ऑप्शन रहेंगे। बिल्कुल कृतिका, उनके पास 2 ऑप्शन रहेंगे कि क्या वो जो दोबारा परीक्षा एनटीए कराने जा रहा है उसमें वो हिस्सा लेना चाहते हैं या वो अपने ओरिजिनल स्कोर के साथ ही इस मेरिट लिस्ट के जरिए अपना जो भी उनके प्रोस्पेक्ट हैं आगे किसी भी कॉलेज में एडमिशन के, उसको अपनाएंगे। तो ये एक विकल्प दे दिया गया है 1563 स्टूडेंट्स को। फिलहाल विकास, अब इस फैसले के बाद में छात्रों की तरफ से किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए, इसमें अभी क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अभी कोई ऐसे स्टूडेंट्स नहीं है जिससे हम बात कर सकें, वकीलों की तरफ से ये बात बताई गई है। प्रतिक्रिया कैसी आएगी, जाहिर है जिन लोगों को ग्रेस मार्क्स नहीं मिले वो इसका स्वागत करेंगे कि उनके साथ कहीं ना कहीं एक तरीके से। और इसी बीच चलिए सीधा रुख करते हैं अरुणाचल प्रदेश का, जहां पर पेमा खांडू का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। With effect from the date on which the oath of office and of secrecy is administered to him, of Arunachal Pradesh, signed